और ये वॉइड आयरन माउंटेन सीक्रेट केव होता है और कहता है कितना ब्यूटीफुल है। और ये 7 डीमन किंग होता है जो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे डीमन किंग होने के बावजूद इतनी सारी सीट अभी भी खाली है। थर्ड डीमन किंग कहता है मुझे लगता है कि हम सब यहाँ हैं, क्या फर्स्ट डीमन किंग अभी तक नहीं आया है। फर्स्ट डीमन कहता है मैं पहले से इंतजार कर रहा हूँ। और वहाँ पे डायमेंशन ओपन होने लगता है, उसमें से किसी का पैर बाहर आता है। हम देखते हैं ये वही ड्रैगन फर्स्ट डीमन किंग होता है। इसे थर्ड डीमन किंग उसे देखता है फोर्थ डीमन किंग कहता है एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन जो स्पेस को भी मोड़ती और जोड़ती है। मन में कहता है लेकिन स्पेस का दाव इतने ज्यादा है कि हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले 6 मैसेंजर के लिए भी उसे पूरी तरह से पार करना आसान नहीं है। फिर भी ये सोच के हैरानी होता है कि वो इतनी शांति से बाहर आ गया। अभी होरी कहती हम सब यहाँ है तो जल्दी से शुरू करो, फर्स्ट डीमन में बिजी हूँ। सेकंड डीमन किंग इससे उसे देखता है और होरी काफी क्यूट से मुंह बना रहे होते तभी होंगयान काफी गुस्से वाले नजर से उसे देखती है, जिससे सेकंड डीमन किंग भी अपनी मुंह को फेर लेती है। और फिफ्थ डीमन किंग भी हाफी भरता है। फर्स्ट डीमन किंग कहता बात करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले एक नया दुश्मन हमें धमका रहा है। फोर्थ डीमन किंग कहता क्या आप सनमून गेट के सेक्ट लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट कहता है बिल्कुल सही, मुझे नहीं पता कि 6 डीमन किंग की मौत कैसे हुई, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि 8वें और 10वें डीमन किंग इटर्नल स्लीपिंग में क्यों चले गए हैं, है ना। वो हमसे बहुत ही बुरी तरह से दुश्मनी रखता है और हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह की बात करें तो 2 बड़े कारण हैं, एक बदला और दूसरा कीमती डिवाइन खजाना। थर्ड डीमन किंग कहता है हेवनली स्पिरिचुअल अर्थ ट्रेजर, उस कमीने ने गलत जगह पंगा ले लिया है। हजारों साल की भयानक फाइट में ना जाने कितने डिवाइन खजाने खो गए हैं, कुछ को छोड़कर हमने भी उन्हें कभी अपने हाथों में नहीं लिया है। वैसे उस डिवाइन खजाने के बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है जो पहले 30 डीमन किंग के पास था। फर्स्ट कहता मुझे पता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जब हमें ये भी नहीं पता कि उसकी मौत क्यों हुई। इसे थर्ड डीमन किंग चिढ़ जाता है और कहता दूसरा कारण 9 पीरियड ऑफ द 100 घोस्ट एंड कैलामिटी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही साथ 3 डीमन किंग की जगह खाली पड़ी हो। सुना कि इस बार कुछ नए नाम सामने आ गए हैं, हमें ये जांचना होगा कि हम उन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। मैं उन सबको डिमोनिक कैलामिटी में डाल दूंगा। होरी के तरह को मैंने जिस शख्स की सिफारिश की है वो भी हमारे तरह स्पेशल थ्रेट के लेवल पर है, क्या इससे बैलेंस बिगड़ नहीं जाएंगे। फर्स्ट कहता है ये मत सोचो कि सिफारिश करने वाले तुम अकेले हो, मैंने जिसकी सिफारिश किया वो भी स्पेशल के थ्रेट के लेवल पे, उनमें से कम 3 है। 7 डीमन किंग कहती है एक साथ 4 स्पिरिचुअल थ्रेट, ये ऐसी चीज नहीं है जो हमें हर दिन दिखते हैं। फर्स्ट कहता मुझे पता है कि तुम सभी किस बात को लेकर चिंता हो, तो हम डीमन कैलामिटी के बारे में भी जानेंगे। सेकंड कहता मुझे आप पे यकीन है सर फर्स्ट डीमन, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। बाकी सारे डीमन किंग भी खामोश होते हैं और फर्स्ट कहता है तो मैं मान लूंगा कि सभी लोग सहमत है। 1 घंटे बाद हम 9 पीरियड ऑफ द 100 घोस्ट को शुरू करेंगे। और कहती 1 घंटा इतनी जल्दी। फर्स्ट कहता उनडाउस की हरकतें अजीब है, वो अभी भी हमें धोखा दे रहे हैं, कुचल रहे हैं और दबा रहे हैं, हम उन्हें अब और मनमानी करने नहीं दे सकते। 1 घंटे बाद वॉइड आयरन माउंटेन पे इकट्ठे हो जाओ। फिर हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो तीनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं। होंगन कहती है वॉइड आयरन माउंटेन के टॉप पर आपको स्पेस बेंडिंग ट्रेजर मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें स्पेस में जाना है और क्लीन कर्मा नाम की चीज को लेकर आनी है। सन कहता ठीक है, फिर भी मुझे एक स्पेशल थ्रेट को जिसे ब्लैक फॉक्स ने सिफारिश की है इस डिमोनिक क्लाइमेटी में क्यों भाग लेना पड़ रहा है। होरी कहती है कौन जानता है। फर्स्ट डीमन ने कहा कि इसी तरह से करने के लिए मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं था। सनून कहता काम तो मैं कर रहा हूँ तो तुम इतने खराब मूड में क्यों हो। होंगन कहती ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके साथ फेस्टिवल में नहीं जा सकी लॉर्ड टाइगर। होरी कहती है जो भी हो ये तो हद से ज्यादा परेशान करने वाला है। फिर हम पीक ऑफ द वॉइड आयरन माउंटेन को देखते हैं जहाँ पे बाकी पार्टिसिपेंट भी आ जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे और भी कई सारे डीमन होते हैं। सनगुन मन में कहता मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल माउंटेन है, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी स्पेशल एनर्जी की महसूस नहीं हो रही। ये माउंटेन निश्चित रूप से असामान्य है। क्या ये सभी लोग यहाँ किसी डिमोनिक क्लाइमेटी में भाग लेने आए हैं? ये तो मेरे सोच से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये काफी होना चाहिए। और वो एक एक करके हाथ रखते हुए कहते चलो तुरंत शुरू करते हैं। और उस पे हाथ रखते हम देखते हैं वो माउंटेन चमकने लगता है। वहाँ पे किसी तरह का बैरियर या स्पेस खुलता है जिससे सभी डिमोनिक बीस्ट उसे देख रहे होते हैं। फर्स्ट कहता है किंग बनने का रास्ता खुल गया है, ये पोजीशन संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने लिए सिंहासन को जीत लो। और हम देखते काफी सारे पार्टिसिपेंट अंदर जाने लगते हैं। सनगुन ये देख के हैरान है, कहता क्या शानदार नजारा है। हवारन कहती है मास्टर। सनगुन कहता हाँ चलो चलते हैं। और वो भी उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, उसके अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है। कहता है ये है वॉइड आयरन मेज, ये शॉर्ट स्पीड आयरन से अलग स्पेस है। हवारन कहती है हैरान कर देने वाला है कि यहाँ पे क्लीन कर्मा मौजूद है, ऐसी कोई चीज अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकती। ये सोचना भी अजीब है कि ऐसी यूनिक चीज इस जगह पे हो सकती है। ये तो सच में बहुत ही अजीब है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा है क्योंकि हम देखते एक अटैक उसी तरफ बढ़ रहा होता है जिसे वो अपने हाथ से पकड़ लेता है। हवारन कहती है ये क्या। सनून कहता है ये सील सेल्ड बग का है, इसे स्टार टूटे हुए देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझकर मेरे खिलाफ बनाया गया था। क्या ये पहले से शुरू हो गया? ये कितना शोर है, क्योंकि हम देखते जगह जगह पर लाइटिंग या धमाके हो रहे होते हैं। हवारन कहती है तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए, भले आपका लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, अगर आपको क्लीन
परिक्रमा नहीं मिला तो आप डीमन किंग नहीं बन सकते। सनगुन कहता ठीक है पहले चलते हैं। तभी कोई कहता ओ मैं सोच रहा था कि मुझे एक जानी पहचानी एनर्जी क्यों महसूस हो रही है, तो ये जानकारी तुमसे ही आई है ना। हमने तो वहाँ पे और भी सारे डीमन किंग होते जो एक साथ होते, कहते चलिए यहाँ से अलग हो जाती हैं। और कहती ठीक है तो मैं टाइगर के पास जाऊंगी। फाइव कहता रुको नाइन, तुम उस शख्स के पास कैसे जा सकते हो जिसकी सिफारिश तुमने खुद की थी। और कहती क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है, मुझे क्या करना चाहिए बताने वाले तुम होते कौन हो। इससे बाकी डीमन किंग उसे देखने लगते और फर्स्ट कहता है तुमने मैन कोल्ड टाइगर को देखा है ना, फिफ्थ और सेवन। फिफ्थ कहता हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं लगता कि उसका इरादा कुछ और है। सेवन कहता इसमें कोई शक नहीं कि वो कैपेबल है। थर्ड कहता इनक्रेडिबल, ये सोच कर हैरानी होती है उसे पहले से ही 3 डीमन किंग की पॉइंट मिल चुकी है, 3 डीमन किंग का हाँ मिल चुका है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो तुम्हारा दोस्त है नाइन्थ। होरी कहती क्या ये तो परेशान करने वाली बात लग रही है। थर्ड कहता मैं फर्स्ट डीमन के बताए हुए जगह पे जा रहा हूँ, राक्षस क्लाइमिटी, तुम्हें जो करना है करो। एक कहता फिर मैं गोब्लिन क्लाइमिटी की ओर जाऊंगा। तो एक कहता मैं टाइगर नाम के उस शख्स के पास जाता हूँ। नाइन्थ के लिए बेहतर होगा कि वो बाहर जाकर गड़बड़ी पैदा करने के बजाय फर्स्ट डीमन का साथ ही रहे। और हैरानी से कहती क्या फर्स्ट डीमन किंग खामोश होता, घूरते हुए सही देखता और हम देखते सनून के पसीने छूट रहे होते। अपने मन में कहता वो मेरे पीछे कब से खड़ा था, मुझे तो उसके आने का भी एहसास नहीं हुआ, अभी जब वो मेरे ठीक पीछे है तब भी। मिस्टीरियस शख्स कहता तुमने मेरी बात सुन लिया तो तुम फिर कुछ क्यों नहीं कह रहे। सनून काफी स्पीड से उसके पास से दूर की ओर हो जाता है और एक साथ अपने सारे शॉर्ट टेक्निक को यूज करने लगता है, साथ ही अपने हॉर्न अटैक भी बनाने लगता है। अपने मन में कहता वो एनर्जी जिसे मेरी डिवाइन सेंस भी महसूस नहीं कर सकती और वो साउंड ट्रांसमिशन जो मेरे दिमाग को भी भेज दे, उसका लेवल मुझसे कहीं ज्यादा है। मिस्टीरियस शख्स कहता है रजिस्टर्ड होली ट्री, ये कमाल है कि तुमने इतनी कीमती चीज से शॉर्ट बना दी, लेकिन डीमन को हराने वाली डिवाइन एनर्जी से मेरी आवाज को रोकना मुश्किल होगा। कानून कहता तुम आखिर हो कौन। वो मिस्टीरियस शख्स कहता मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, तुम कौन होते हो उस एनर्जी को धारण करने वाले। कानून हैरान कहता किस तरह की एनर्जी, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मिस्टीरियस शख्स कहता मैं तुम्हारे अंदर वो मौजूद भयानक फिनिक्स ब्लू फ्लेम के बारे में बात कर रहा हूँ। कानून मन में कहता क्या वो सिनिस्टर फिनिक्स ब्लू फायर को पहचान लिया। अपने ब्लू फ्लेम को दिखाते हुए कहता ये ब्लू फ्लेम, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलती कर दी है, मैं डिवाइन फायर आर्ट का यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये तो बस नॉर्मल फ्लेम है जिसके कलर मिलती जुलती है। वो मिस्टीरियस शख्स हंसते हुए कहता ऐसा झूठ मुझ पे काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने उस फ्लेम को अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी दयालुता दिखाने की कोशिश की क्योंकि ये वो एनर्जी था जिसे मैं बहुत ही पहले भूल चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि एक निकम्मे कमीने ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया है। सनून मन में कहता क्या वो भयानक फिनिक्स ब्लू फ्लेम देखी है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो बानवो एरा से जिंदा है, तब तो ये और भी अनबिलीवेबल हो जाता है। अगर ये बानवो एरा से है तो ये लाखों सालों पहले की बात है। इंसानों दुनिया के लोगों के लिए ये असंभव है कि वो अभी तक अपनी जिंदगी के लास्ट तक नहीं पहुँचे हो। जमीन से कुछ निकलने लगता है, कहता मुझे दूर से तुम्हारे दिमाग में जोर डालने वाली आवाज सुनाई दे रही है। हम देखते ये भी एक मोली टाइप का हब्स होता है जो कहता है अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं वैसे भी तुम जल्दी मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें कम से कम अपने छोटे से जिंदगी को पूरी तरह से जी लेना चाहिए। सनून इससे हैरान हो जाता है, कहता क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। और हब्स कहता तुम अपने बॉडी में लगे प्रतिबंध को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सनून के ऊपर एक मॉन्स्टर का फेस आने लगता है। सनून हैरानी से अपने मन में कहता किस बात का प्रतिबंध, और इसे मेरे ऊपर किसने लगाया होगा। तभी सनून की याद आते हुए कहता वो शख्स नहीं, अगर उसे मुझे मारना होता तो मुझे शुरू से ही मार चुका होता, बल्कि क्या उसने मुझे मेरे दिल के इनर डीमन से बचाया नहीं। और साथ ये हबी होता जो कहता बेशक तुम्हें पता नहीं होगा, इंसानी दुनिया के सिर्फ 6 मैसेंजर में से एक इमोर्टल रेल्म के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को कैसे समझ सकते हो। सनून मन में कहता क्या वो इमोर्टल रेल्म का शख्स है, मुझे मत बताओ। हैवन ट्रेजर्ड फ्लावर, और वो फेस कहता ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सील है, लेकिन इसे तुम पर जिसने लगाया वो एक इमोर्टल है, इसलिए तुम्हें इसका पता नहीं चला। अगर किसी इमोर्टल इंसानी दुनिया के 6 मैसेंजर में से एक में प्रतिबंध लगाया है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें मारने या पकड़ने के लिए है। और ये काम शॉर्ट ड्रैगन आइलैंड के गार्डियन एल्डर का होता है। सनगुन को भी याद आता और कहता हाँ मैंने शॉर्ट ड्रैगन आइलैंड पे वो शॉर्ट फॉर्मेशन के देखी थी, तो क्या मुझे पकड़ने के लिए लगाया गया प्रतिबंध था। फिर कहता क्या तुम्हें लगता है कि इमोर्टल बिना किसी वजह के इमोर्टल दुनिया की चीजें देंगे, हो सकता है कि वो अभी भी तुम्हारा गला घोट रहा हो। आखिरकार उनका जुनून कल्पना से परे है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से शॉर्ट को देखते हैं और एक डीमन कराते हुए कहता मुझे बकस्ट हो, लेकिन वो डाउस उसे भी जान से मार देता है। और ये वही होता है जिससे सनगुन को पकड़ने के लिए वो एल्डर भेजा होता है। हम देखते वो डेड बॉडी का ढेर लगा देता है। उसका किंग भी ये सब देख के घबराने लगता है और अपने मन में कहता है 9 स्काई सेक्ट, डिमोनिक सेक्ट, डिमोनिक रिवर कल्ट एक्ट, सिर्फ डिमोनिक कल्ट के ही लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारी सेना की संख्या कम क्यों हो रही है। उनसे कहता अपनी जगह पे डटे रहो, वो कमीना बिल्कुल अकेला है। इसे उदास हाफी भरता अपने शॉट को निकालते हुए कहता मेरा मतलब है तुम्हें चुपचाप गुजारे किसी शख्स को पकड़ के नहीं रखना चाहिए था। और उस शॉट को अपने हाथ में पकड़ जिससे उसके ऑरा से बाकी सारे डिमोनिक बीस्ट घबराने लगते हैं। लेकिन उनका किंग कहता ये कमीना इनसे डरो मत, मौत तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। और एक अटैक उसके पास भी पहुंच जाता है और एक तो अपने बड़े से शॉट से उनके बीचों बीच अटैक करता है और कहता तुम सिर्फ इसलिए चिंता होगी क्योंकि तुम
तुम मर नहीं सकते है ना। सनगुन मन में कहता है इमोर्टल रेल में कोई शख्स मुझे निशाना बना रहा है। एक इमोर्टल इंसानी दुनिया में कैसे उतर सकता है, फिर भी इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। वो एक ऐसा शख्स था जो मेरे इटर्नल एनर्जी को तुरंत समझ सकता था। अभी मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। भले मैं अल्टीमेट स्वॉर्ड ऑफ द 10,000 एक्सट्रीम का यूज किया हूँ, कौन? उससे कहता आखिर तुम हो कौन? मिस्टीरियस आवाज कहता मैं, और हंसते हुए कहता है मैं तो पापी बनी और स्वर्ग से गिरने के बाद बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। हालांकि मैंने डिवाइन बीस्ट का रास्ता अपना, इसलिए मुझे सीनियर जी कहो। सनगुन मन में कहता सीनियर कम से कम वो मेरे तरह एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता मैं आपको ग्रीटिंग करता हूँ, लेकिन लगता है कि आपके लिए सामने आना मुश्किल है, इसलिए मैं आपसे समझदारी और दया की उम्मीद करता हूँ सीनियर। सीनियर कहता तुम्हारे बोलने से तरीके से लगता है कि तुमने बहुत ही कुछ झेला है। तुम तो घुमा फिरा के माहिर करने में काफी माहिर हो। जैसा कि तुमने अंदाजा लगाया मैं अपने पहचान बताने में असमर्थ हूँ, और इतनी सतर्कता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई दुश्मन नहीं हूँ। सनगुन मन में कहता जैसा सोचा था। और कहता आपने अभी अभी खुद को पापी बताया। आप जैसा शख्स किस तरह का पाप कर सकता है? और मन में कहता वो कम से कम स्पिरिचुअल ओरिजिन लेवल पर है। अगर ऐसा नहीं है तो संभवतः वो इमोर्टल या डिवाइन बीस्ट है। फिर भी उस जैसा शख्स पापी है। जमीन से फिर से फिगर बाहर आने लगता और कहता हाँ, क्योंकि तुम्हें उस शख्स की पावर विरासत में मिली है, इसलिए शायद मुझे तुम्हें थोड़ा समझा देना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कोई इमोर्टल शख्स अगर कोई पाप करे तो उसे कैसी डिवाइन सजा मिलेगी? सनगुन कहता एक इमोर्टल क्राइम कर रहा है। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मन में कहता फायर स्पिरिट ये कोई इल्यूजन नहीं लगता। सीनियर कहता खैर तुम्हें पता चलने का कोई तरीका नहीं है। लोअर रेल्म के लोग बस यही मानते हैं कि सब कुछ हेवन ने बनाया और दिया है। सनगुन कहता आपका इससे क्या मतलब है? क्या तुम कल्टीवेट करते हो तो क्या तुम सभी स्पिरिचुअल नसों वाले स्पिरिचुअल माउंटेन में नहीं जाते और अकेले में ट्रेनिंग नहीं करते? कुछ लोग तो वहीं बस जाते हैं, फिर भी तुम उन माउंटेन से निकलने वाले स्पिरिचुअल एनर्जी के स्रोत पर कभी ध्यान नहीं दिया। सनगुन मन में कहता स्पिरिचुअल एनर्जी का स्रोत ये सच है कि मैंने सिर्फ इसका यूज कल्टीवेशन करने के लिए ही किया। मैंने इसके सोर्स के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही इसकी जरूरत थी। सीनियर कहता है इमोर्टल रेल्म के पाप सामने से उन पहाड़ों के जन्म का छुपा हुआ इतिहास सामने आ जाएगा। जिन चीजों को तुम स्वाभाविक मानते हो उन सभी के जड़ होती है, और उन जड़ों को पीछा करने से ही सच्चाई का पता चलता है। सनगुन मन में कहता है स्पिरिचुअल माउंटेन का जन्म उनके जड़े। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। इस समय मुझे सिर्फ एक ही बात की जिज्ञासा है, मेरी बॉडी की रिस्ट्रिक्शन। और कहता मुझे शायद ये नहीं पता कि सीनियर जी ने क्या पाप किया या उसकी जड़ें क्या है, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँचे और सिर्फ अपनी आवाज का यूज कर सकते हैं तो मुझे एक बात का पूरा यकीन है, और आप इस आयरन वॉर्ड की भूल भुलैया में कैद हैं। मुझे यकीन है कि आपको कुछ न कुछ चाहिए होगा। अगर आप मेरे ऊपर लगाए गए रजिस्ट्रेशन के बारे में बताए तो मैं आपकी मदद करूंगा। शायद आपको बांधने वाले इस सील को तोड़ने का कोई तरीका हो। इसे उठ हक्के मार के हंसने लगकर कहता है एक मामूली स्पिरिचुअल थ्रेड का लेवल का बच्चा कोलन कर्मा को तोड़ना चाहता है। ये तो लाखों सालों में सुनी गई सबसे मजेदार बातें हैं। सनगुन कहता महज सिर्फ स्पिरिचुअल थ्रेड। फिर सीनियर कहता हाँ ऐसा संभव है। तो तुम्हारे पास 9 हेवन मून ट्रेजर हो जिसमें दुनिया के नियम मौजूद है जो सभी चीजों के नियमों में से एक है। सनगुन कहता 9 हेवन मून ट्रेजर, ये ट्रेजर और लॉ ऑफ क्रिएशन क्या है? सीनियर कहता 9 हेवन मून ट्रेजर जैसे खजाने को हर इमोर्टल कल्टीवेट पाना चाहता है, तो फिर लोअर रेल्म के कोई कल्टीवेशन डाउट उससे कैसे रख सकता है? लॉ ऑफ क्रिएशन डिवाइन पावर में से सबसे पावरफुल में से एक है। सनगुन कहता क्या आप क्रिएशन आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ऐसा संभव भी है? मन में कहता एक मिनट रुको, क्या उसने अभी अभी क्रिएशन शब्द का यूज किया? डुप्लीकेटिंग सैक्रिफिशियल मून उर्न। मुझे नहीं पता कि अचानक मेरे मन में ये बात क्यों आई, लेकिन क्या रेप्लिकेशन भी क्रिएशन ऑफ लॉ का हिस्सा नहीं है? अब सोचो तो डुप्लीकेट मून उर्न कितना ज्यादा अनबिलीवेबल है। और कहता मुझे लॉ ऑफ क्रिएशन के बारे में एक सवाल है, क्या किसी दूसरी चीज का नकल बनाना भी क्रिएशन में आता है? सीनियर कहता हाँ अगर समय का कोई लिमिट ना हो और साइज और एनर्जी बिल्कुल समान रूप से कॉपी किया जा सके तो उसे भी 9 हेवन मून ट्रेजर के बहुत ही करीब माना जा सकता है। लेकिन लोअर रेल्म की चीजें सिर्फ प्रतिरूप होती है जो जल्दी गायब हो जाती है। सनगुन हैरान है ज्यादा कहता लेकिन डुप्लीकेट मून उर्न में ऐसा मामला नहीं है। सीनियर कहता चिंता मत करो, मुझे इमोर्टल रेल्म के पाप को सहना ही होगा। ये एक तरह का एक मुश्किल है जिसे मुझे पार करना ही होगा। अगर मैं पाप के इस मुश्किल को नहीं हरा सका तो दूसरे इमोर्टल की तरह मैं भी कुछ न कुछ करते हुए एक माउंटेन की तरह शांत और स्थिर खड़ा रहूंगा, और वो भी बुरा नहीं होगा। सनगुन हैरान कहता एक माउंटेन, क्या इसका मतलब ये है कि आप एक स्पिरिचुअल माउंटेन बन जाएंगे? फिर ये सभी स्पिरिचुअल माउंटेन? सीनियर कहता बेशक वो सभी इमोर्टल थे, तभी वहाँ पे कोई कदम
हम रखते हैं, हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। वहाँ से धीरे धीरे करके धूल हंसता है, तो हम देखते हैं वहाँ पे और भी काफी सारे बीस्ट होते हैं। सनगुन मन में कहता है डैम इट, मुझे तो उनका होने का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि मैं बातचीत में बहुत ही ज्यादा बिजी था। कहता सीनियर जी, लेकिन वो गायब होने लगता है। फिर जब स्पिरिचुअल बीस्ट को देखता है तो वो उसे घूर के देख रहा होता है। फिर वो कहता तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, तुम्हें ये जानना चाहिए कि स्पिरिचुअल थ्रेट के लेवल के 6 मैसेंजर भी इस डिमोनिक क्लाइमेटी में भाग लेंगे, हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। आइए फिलहाल अपनी एकता बना ले, अकेले जाने से तो ये तो बेहतर है। तो क्या तुम्हें आगे के 6 मैसेंजर दिखाई दे रहे हैं? वो 8वें डेथ डीमन के फोर्स के मेंबर है और इस एरिया के बारे में कुछ जानकारी रखता है, तो अगर हम उसके साथ चलते हैं तो शायद हमें सबसे पहले कलिन कर्मा मिल जाए। तुम तो लकी हो। मन में कहता ठीक है, फिलहाल हम साथ साथ मिलकर रहेंगे। और कहता क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सीनियर कहता हाँ, खुद एक इमोर्टल का फिजिकल रूप है। तो फिर इनर माउंटेन का क्या? सीनियर कहता ये और क्या हो सकता है? ये वो जगह है जहाँ किसी इमोर्टल का बॉडी और सोल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और समय के साथ दोबारा एक साथ जुड़कर निर्मित हो जाते हैं। सलून कहता सभी स्पिरिचुअल माउंटेन में काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी समाहित थी, लेकिन वॉइड आयरन माउंटेन ऐसा नहीं है। सीनियर कहता जैसा कि तुमने कहा मेरी बॉडी पहाड़ के नीचे दबी हुई है, नहीं तुम कह सकते हो कि मैं खुद पर्वत हूँ। वॉइड आयरन माउंटेन की कम एनर्जी के कारण ही मैं अब तक अपनी विल पावर को बनाए रखे हूँ। अगर कोई और होता तो वो अपनी विल पावर को पहले ही खोकर एक स्पिरिचुअल माउंटेन बन चुका होता, लेकिन गहरे और गंभीर पाप को जमा कर मैंने अपने सोल को सोने नहीं दिया, इसलिए मैं अभी भी पूरी तरह से मौजूद हूँ। जब मैं गिरा तो मैं जिंदगी में एक बार मिलने वाले अवसर समझकर हंस दिया था, लेकिन अब समझ में आता है कि ऐसी उम्मीद से बड़ा कोई दुख नहीं होता जो कभी पूरा ना हो सका। ये जरूर कोई डिवाइन पनिशमेंट है। सनगुन मन में कहता डिवाइन पनिशमेंट? सीनियर कहता 100 साल से थोड़ा ज्यादा समय में मैं भी खत्म होकर वॉइड आयरन माउंटेन बन जाऊंगा। मैं शायद उससे जैसी पावर या अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन इस लंबी जिंदगी में आखिरी बार मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी कुछ निशानी पीछे छोड़ सकता हूँ। सनगुन कहता आपका इससे क्या मतलब है? सीनियर कहता ग्रेट हेवनली एक्सटर्नल सन डिवाइन आर्ट। तभी सामने वाला शख्स रुक जाता है। इससे वो कहता क्या ये एक बंद गली नहीं है, हम यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं? दूसरा कहता चुप रहो, शायद यहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता हो। तभी वो मैसेंजर कहता इतना काफी होना चाहिए और वहाँ से रोशनी निकलने लगता है जिससे वो सभी हैरान रह जाते हैं। इससे सनगुन ध्यान में उस पर जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त अटैक होते हैं जिसमें काफी सारे बीस्ट आते हैं और ये काम उसी मैसेंजर का होता है। हम देखते हैं उसके एक ही अटैक में काफी सारे बीस्ट मारे जाते हैं, जिससे वहाँ पे काफी सारे ब्लड हो जाता है। वो ब्लड में किसी चीज को फेंकता है, कहता इससे मैं अपने मकसद को पूरा कर लूंगा। लेकिन जब उसका ध्यान सामने की ओर जाता है तो वहाँ पे कोई शख्स होता है जो और कोई नहीं हमारा सनगुन ही होता है। मैसेंजर कहता मैंने अपनी पावर को इस तरह कंट्रोल किया कि ताकि उनकी बॉडी ना उड़ जाए, क्या वहाँ कुछ भी जिंदा बचा था? हमने तो उस अटैक से हमारे सनगुन की बॉडी पे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता और कहता तुम। मैसेंजर कहता क्या ये स्पेशल थ्रेट का लेवल है? सनगुन कहता तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत क्या थी? तुम्हें इतनी दूर तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना? मैसेंजर कहता क्यों, इसका कोई स्पेशल कारण नहीं है क्योंकि सभी घोस्टली बीस्ट मरने के लायक है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। अटैक करते हुए कहता घोस्टली बीस्ट, और वो अटैक जाके सनगुन को बीच से चीरने लगता है। फिर हम देखते इस अटैक से भी सनगुन को भी जरा से भी फर्क नहीं पड़ता। इसे मैसेंजर उसे देखते रह जाता और कहता अच्छा ऐसा है, मैंने सुना कि कोई ऐसा भी है जो हमारे लेवल तक पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हुए कहता तो वो कमीने तुम ही हो। जाके फिर से सनगुन पे अटैक करता है जिसे सनगुन रोक लेता है और वो भी सिर्फ अपने हाथ से रोक लेता है, जिससे वो और भी हैरान रह जाता और कहता है उसने अपनी बॉडी से मेरे शॉट को रोक दिया। मल्टीपल अटैक करते हुए कहता तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? लेकिन इस अटैक से भी सनगुन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने बोर्ड बेरिंग फिनिशिंग शॉट का यूज करता है। जैसे हम वहाँ पे जबरदस्त अटैक को देखते हैं और वो बंदा दूर जाके गिरता है और वहाँ पे कुछ गिरने लगता है, जिससे जाके सनगुन हमारा पकड़ लेता है और कहता है ये यही है क्या? तुमने अपने बॉडी को छुपाया, एनर्जी यहाँ तक उसके असली रूप को भी। तुम एक मॉन्क हो। वो दोबारा मॉन्क बनने लगता है, कहता तुम इसे कैसे जानते हो? सनगुन कहता हम स्पिरिचुअल बीइंग कभी भी खुद को घोस्टली बीस्ट नहीं कहते, साथ ही हम अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को छिपाने जैसा काम नहीं करते हैं, खासतौर पे ऐसे जगह जहाँ पे इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट इकट्ठा होते हैं। मॉन्क कहता मुझे ये बात नहीं पता था, लेकिन बाकी घोस्ट बीस्ट को हम पे जरा से भी शक क्यों नहीं हुआ? सनगुन कहता क्योंकि वो फर्स्ट डीमन पे यकीन करते हैं। मॉन्क कहता सिर्फ इसी रीजन से वो बेवकूफ है। सनगुन कहता जिस तरह से तुमने हम का यूज किया, इससे लगता है कि और भी कई सारे लोग इस जगह पे छिपे हुए हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये बात पता लगाना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया था जिसके कारण तुमने फर्स्ट डीमन को धोखा दिया। इसे दाऊद उसे देखता और कहता क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है? तुमने मेरे एक भी गलती नहीं छोड़ी, तुम तो बड़े चालाक घोस्टली बीस्ट हो। तो ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट डीमन के रूप में यूजांग हो सकता है। और मॉन्क कहता तो फिर तुम मुझे अपना हुनर दिखाओ। तो मन में कहता अभी अभी उसने एक ही हमले में मेरे स्वॉर्डमैनशिप को हरा दिया, इसका मतलब है कि वो मुझसे कमजोर नहीं है, मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करनी चाहिए। मैं अलग अलग हालात का अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन वो किसी भी तरह इंसान से बहुत ही ज्यादा अलग और स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ऐसी चीज को भी समझ पाता जो कोई और नहीं समझ पाता है तो वो हमारी प्लान की सबसे बड़ी मुश्किल साबित होगी, मुझे उसे यही मारना होगा। तभी वो काफी हैरान रह जाता और कहता क्यों ये जगह पर अचानक अंधेरा क्यों हो गई है? तभी उस पर चारों ओर से शॉट से अटैक होने लगता है, जिससे वो और भी हैरान रह जाता और कहता ये सब शॉट है और सारे शॉट उसके पास जाने लगता है। तो कहता मैं इससे अब बच नहीं सकता और वो सारे शॉट जाकर उसके
उसके बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे वो जबरदस्त चीख मारता है। जैसे वो शॉट उसके बॉडी से गायब होने लगता है वो जमीन पे गिरने लगता है। सनून उसे देख रहा था, वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, खांस रहा होता है और कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई स्पिरिचुअल बीस्ट स्वॉर्डमैनशिप में महारत हासिल कर चुका है। उस इनविजिबल स्वॉर्डमैनशिप की बात ही छोड़िए जिसके बारे में मैंने पहले कभी ना तो सुना और ना ही देखा है। तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। सनून कहता एक बार मेरी बुरी तरह से पिटाई हुई थी और मुझे वो घटना आज भी पूरी तरह से याद है। मुझे इस चीज से निकलने वाली बुरी एनर्जी का एहसास हो रहा है। ये कैसे हो गया? एक दाउस के पास इविल कल्टीवेशन से जुड़ी चीजें कैसे हो सकती है? दाउस कहता मुझे नहीं पता, मुझे ये कैसे मिला है। सनून कहता मुझे साफ साफ समझाओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारे सोल को निकाल कर इसका पता लगाऊंगा और मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। इसे दाउस हंसते हुए कहता हाँ करो, मेरी सोल को तुम छू लो, बस फट जाओगे। मत भूलो कि हम वही लोग हैं जो इतनी आसानी से स्पिरिचुअल बीस्ट की मेन ठिकाने में घुस आए थे। क्या तुम्हें सच में लगता कि हम बिना कुछ जाने ही यहाँ पे आ जाएंगे? तुम हमसे यहाँ पे आने का रीजन पूछ रहे हो, क्या ये बात साफ नहीं है? बेशक हम यहाँ पे घोस्टली बीस्ट को मारने आए हैं। दूसरी तरफ थर्ड डीमन किंग को देखते हैं जिसके सामने काफी सारे बीस्ट मरे पड़े होते हैं और दाउस कहता है हमने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। और उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने वाला एक बीस्ट होता है जो उन सभी के बीच में खड़ा होता है। दाउस कहता है मैं कह रहा हूँ कि अब हमें रोकने के लिए तुम्हारे पास बहुत देर हो चुकी है। जिस डीमन किंग को तुमने अपने जान दे के साथ दिया उनको भी निशाना बनाया जाएगा। ये सुनकर सनगुन और भी हैरान रह जाता है। वो दाउस कहता है मेरे फैमिली की जिंदगी और वो भाई जो तुम्हारे हाथों शहीद हुए, मुझे इस बात का गहरा अफसोस रहा है कि मैं उनकी मौत का बदला नहीं ले पाऊंगा अपने हाथों से, और ये कह के वो मर जाता है। थर्ड डीमन किंग अपने कान को खुजलाते हुए कहता है मैं भी एक जंगली स्वभाव वाला शख्स हूँ, इसलिए जब तक मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा नहीं देता मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता मॉन्स्टर की ये थोड़ा ज्यादा है? वो बीस्ट कहता मैं सिर्फ उन्हें ही मारता हूँ जो मेरे जीने के योग्य है। तो आगे बढ़ते वक्त तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। तो जाकर थर्ड डीमन पे अटैक कर देता है। थर्ड डीमन कहता कमीने तुम्हें क्या लगता मैं कौन हूँ? सुनहरे बालों वाला एक बंदा जिसके हाथों में लंबा स्पेयर है। थर्ड डीमन कहता तो भले तुम जानते हो कि मैं डीमन किंग हूँ। दाउस थर्ड को पीछे और झटकते हुए कहता तो क्या हुआ अगर तुम डीमन किंग हो? लास्ट में तुम भी तो बस एक स्पिरिचुअल बीस्ट हो। थर्ड डीमन कहता अब तुम हद से ज्यादा अहंकारी हो गए हो। ऐसा लगता है कि फर्स्ट डीमन को हराने के बाद तुम्हें कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसके बजाय मैं ये तय करूंगा कि तुम अपने सबक को सीख लो। दाउस स्नैप करते हुए कहता समझ गया, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दिखावे को बनाए रखने की जरूरत है, और वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसे थर्ड भी हैरानी से कहता इंसान तुम ये कैसे कर सकते हो? फिर कहता कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? फोर्थ और फिफ्थ डीमन किंग के पास भी एक शख्स होता है जो अपने रूप को बदलने लगता है, और हम देखते हैं कि लेडी होती है जो कहती है बेशक मैं खुद यहाँ पे अच्छी तरह से खुद को छिपा के आई हूँ। दूसरी तरफ थर्ड डीमन अटैक करते हुए कहता है तुमने इस वॉइड आयरन माउंटेन को गंदा करने की हिम्मत कैसे की? ओल्डमैन अपने हाथ को वाइब्रेट करते हुए कहता मुझे पहले से ही पता है ये टेक्निक। और जैसे उसके हाथ उसके स्पेयर से टकराता है थर्ड डीमन का स्पेयर रिफ्लेक्ट हो जाता है और ओल्डमैन का पंच उसके पास पहुंच जाता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक निकलते हैं, यहाँ तक कि थर्ड डीमन किंग के मुंह से ब्लड तक आ जाता है। और ओल्डमैन दोबारा अटैक करते हुए कहता वो कैसा था? मेरी वो पंच कैसी थी जो ट्रेजर बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है? डीमन किंग के साथ दफा हो जाओ, उस पर अटैक कर देता है। हम देखते उस अटैक से उसके स्पेयर काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। डीमन किंग हाफ रहा होता है तभी ओल्डमैन डीमन किंग के पीछे पहुंच जाता है और कहता है मुझे घटिया टेक्निक भी पता थी, और वो थर्ड डीमन किंग पे पंच का बरसात कर देता है। दूसरी तरफ फोर्थ और फाइव डीमन लॉर्ड उस लेडी पे अटैक करता है। जैसे वो लेडी बचते हुए कहती जैसा मैंने सुना था इसमें इनक्रेडिबल विनाशकारी पावर है, अगर मुझे हिट हो जाए तो यकीनन मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा। इससे माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने की पावर हो सकती है, लेकिन अगर इसे चोट न लगे तो ये बेकार है। इसके अलावा इस तरह के मामूली हमले मुझ जैसे शख्स के खिलाफ काम नहीं करेगा। और वो एक साथ दोनों डीमन किंग पे अटैक कर देती है। दूसरी तरफ सनगुन उसके पास खड़ा होता है, फिर वो जमीन पर आते हुए अपने मन में कहता है, और दूसरी तरफ सनगुन मन में कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अकेले ही 10 कैलामिटी के हेडक्वार्टर में घुसपैठ कर लेंगे। और उस कोर को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता है उस दाउस की बुरी चीज के संबंधित किसी भी चीज को यूज कर पाने की तो दूर की बात है, इसके अलावा है कि उसके अलावा भी कई लोग यहाँ पे घुसपैठ कर चुके हैं, चाहे डिमोनिक कैलामिटी हो कुछ भी हो, मुझे ब्लैक फॉक्स को देखने जाना ही होगा। सीनियर जी कहता हाँ बोलो। ऐसा कहा जाता है कि आपकी बॉडी ही फोर्ट आयरन मेज को सहारा देता है, तो क्या आप इस जगह की हर चीज को देखने में संभव नहीं होंगे? सीनियर जी कहता हाँ तुम कह सकते हो कि इस जगह की घास का हर एक टुकड़ा भी मेरी बॉडी का एक हिस्सा है। तुम्हारा इस तरह के सवाल से ये बात तो साफ है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो। सनगुन कहता हाँ मैं 7 टाइल्स ब्लैक बालों वाली फॉक्स की तलाश कर रहा हूँ। सीनियर जी कहता एक पल इंतजार करो, और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। और उसे ढूंढते कहता मैंने ढूंढ लिया। सनगुन कहता हाँ ये वही है, इसलिए कि तुम जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जाना तुम्हारे लिए आसान होगा। ये एक भूल भुलैया और यहाँ की जगह लगातार बदलते रहते हैं। सनगुन कहता आपका
का क्या मतलब है? क्या वो भी आपका हिस्सा नहीं है? सीना जी कहता हाँ ये सही है, लेकिन मेरे बॉडी में एक सीलिंग टूल लगा हुआ है जो मेरे प्रतिबंध को रोक रहा है। सनगुन मन में कहता अरे नहीं, उस कमीने ने अब तक तो अपना काम शुरू कर दिया होगा। बिना किसी तैयारी के वो इस खतरनाक जगह में दाखिल नहीं हो सकता था। मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो क्या करने वाला है। ठीक है तो फिर तभी सनगुन के पीछे से रेड मिस्ट निकलने लगता है जिससे सनगुन का ध्यान उस पे जाता है। तभी हंसने की आवाज को सुनकर ओल्ड मैन लगातार अटैक करते हुए कहता है मेरे लिए जो तुम्हारे हर स्किल को जानता है, तुम शिकार के अलावा कुछ भी नहीं हो। जितना ज्यादा तुम सहन करोगे उतने ज्यादा तुम्हें मुश्किल पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी मर जाओ। तभी एक अटैक ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है। अटैक से ओल्ड मैन बाल बाल बच जाता है। हम देखते हुए अटैक काफी खतरनाक होता है जिससे ओल्ड मैन के टकले पे कट लग जाता है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। डेमन किंग कहता है अगर ऐसा है कि मेरा कोई भी टेक्निक तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करती तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ना तो टेक्निक और ना ही स्किल, बल्कि ये बस इतना ही है, ये ब्रूटल है। उधर दोनों किंग भी एग्रेसिव हो जाता है जिससे वो लेडी का ध्यान उस पे जाता है। फिर वो लेडी एक डेमन किंग पे अटैक करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन फिफ्थ डेमन किंग को इससे कुछ भी नहीं होता। फोर्थ डेमन किंग कहता है हमारी शॉट की धार हमारी स्किन को भेद नहीं पाएगी, चाहे तुम कितने भी कोशिश करो, लास्ट में तुम हमारे हाथों पकड़े ही जाओगे। तुम्हारे इस जगह पे अकेले आना हम तुम्हारी हिम्मत को सराहना करते हैं, लेकिन ये लापरवाही तुम्हारी जान ले लेगी। वो लेडी हंसते हुए कहती किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ? और उसके पीछे एक पोर्टल खुलने लगता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी हंसने लगता है, उसके पीछे भी पोर्टल खुलने लगता है। साथ ही हमारे सनगुन के सामने भी एक पोर्टल खुलता है जिससे सनगुन उसे देखता ही रहता है।